नमस्ते, मैं लक्ष्मी कुमारी, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा। स्नातकोत्तर हिंदी प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर पंचम पत्र भारतीय काव्य शास्त्र के तहत आज हम भारतीय काव्य शास्त्र के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो विशेष रूप से काव्य लक्षण और शब्द शक्ति पर आधारित है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मेरे काव्य लक्षण और शब्द शक्ति पर आधारित वीडियो को देख चुके होंगे, और यदि नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उसे देख लीजिए, अन्यथा आपको प्रश्न समझने में दिक्कत हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मेरा प्रश्न है वो है कि काव्य शास्त्र में सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा मान्य है। तो काव्य शास्त्र में सर्वप्रथम जो ग्रंथ है वो है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। सबसे पहले जो काव्य लक्षण जो निर्धारित किए गए हैं वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में ही किए गए हैं। दूसरा प्रश्न है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में किनका विवेचन हुआ है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, मैं सिर्फ सही उत्तर ही बोलूँगी। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है काव्यांगों का। काव्य के जो अंग है उनका ही उसमें विवेचन हुआ है। तो तीसरा क्वेश्चन है, भरत मुनि द्वारा विवेचित काव्यांगों में है क्या है, रस है, अलंकार है, गुण है, या इनमें से सभी है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इनमें से सभी, क्योंकि भरत मुनि ने जो काव्यांग का जो वर्णन किया है उसमें रस, अलंकार, गुण सभी की व्याख्या उन्होंने की है। उसके बाद जो चौथा प्रश्न है वो क्या है, भरत मुनि के काव्यांग विवेचन में सर्वाधिक बल किस अंग पर दिया गया है। तो सर्वाधिक अंग जो है वो किस पर दिया गया है, तो वो है अभिनय पर, क्योंकि भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है वो नाटक का ही एक रूप है, तो इसलिए उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया गया है वो किस पे दिया गया है, तो अभिनय को ही दिया गया है, अभिनय को दिया गया है। शब्दार्थो सहितो काव्यम, यह परिभाषा किन की है। तो ये परिभाषा है आचार्य भामा की। आचार्य भामा का काव्य लक्षण है ये शब्दार्थो सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ का संयोग जो है वही काव्य है। उसके बाद देखिए, जो वाक्य दोष रहित एवं गुणयुक्त होने के साथ अलंकार को प्रकट करे, काव्य की यह परिभाषा किस ग्रंथ में है। तो काव्य की जो ये परिभाषा है ये अग्नि पुराण ग्रंथ से ली गई है। और ये परिभाषा क्या है मैं बताती हूँ। संक्षेपा द्वाक्य मिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम स्फुट दलमकारम गुणवर्धोपार्जितम। ये जो है अग्नि पुराण का द्वारा निर्धारित जो काव्य लक्षण है, जिसका अर्थ है कि जो वाक्य दोष रहित एवं गुणयुक्त होने के कारण अलंकार को भी प्रकट करती है वही काव्य होती है। तो ये अग्नि पुराण की ये परिभाषा है। तो अग्नि पुराण में दी गई काव्य की परिभाषा से काव्य का कौन सा स्वरूप उजागर होता है। तो यदि इस परिभाषा को यदि हम ध्यान से देखते हैं तो दोष रहित, गुण युक्त, अलंकार, तो ये जो है काव्य के बाह्य स्वरूप को ही उजागर करके आंतरिक स्वरूप को उजागर नहीं करते, इसलिए सही उत्तर होगा बाह्य स्वरूप। वाक्यम रसात्मकम काव्य, यह परिभाषा किन की है। तो ये परिभाषा जो है ना तो आचार्य भामा की है, ना पंडित जगन्नाथ की, ना मम्मट की है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। वाक्य रसात्मकम काव्यम जो है वो आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है। देखिए इस प्रश्न में इसका उत्तर दिया हुआ है, वाक्य रसात्मकम काव्यम यह किन की परिभाषा है। तो ये आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है। उनके द्वारा जो है रसयुक्त वाक्य ही काव्य होता है, ये आचार्य विश्वनाथ की ये परिभाषा है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य किनकी परिभाषा है। तो ये जो है आचार्य जगन्नाथ जी की परिभाषा, उनके द्वारा निर्धारित काव्य लक्षण है कि रमणीय पदार्थ की प्रतीति कराने वाला शब्द ही काव्य
कहलाता है और इसको सर्वोत्तम काव्य की परिभाषा भी माना गया है। दूसरा प्रश्न देखिए, साहित्य दर्पण किसका ग्रंथ है? तो साहित्य दर्पण जो है वो आचार्य विश्वनाथ का ग्रंथ है। वक्रोक्ति जीवितम की रचना किनके द्वारा की गई है? तो वक्रोक्ति जीवितम की रचना जो है वो आचार्य कुंतक के द्वारा की गई है और आचार्य कुंतक जो हैं वो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो काव्य लक्षणों में सर्वाधिक प्राचीन काव्य लक्षण किनका है? तो हमने पहले ही चर्चा की थी कि सबसे प्राचीन काव्य लक्षण जो है वो आचार्य भरत मुनि का है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन, अपने नाट्य शास्त्र में आचार्य भरत ने कितने काव्य लक्षणों की ओर संकेत किया है? तो उसमें उन्होंने 36 काव्य लक्षणों की ओर संकेत किया है। अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तद्दौसो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्यापि, यह परिभाषा किनकी है? देखिए यह प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर ही पूछे जाते हैं। तो ये परिभाषा जो है वो किनकी है? तो आचार्य मम्मट के द्वारा ये परिभाषा जो है वो काव्य की दी गई है। उसके बाद देखिए, काव्य लक्षण संबंधी प्राचीन आचार्यों की धारणाओं में सर्वोत्तम किनकी धारणा मान्य है? तो सर्वोत्तम जो है पंडित जगन्नाथ द्वारा जो काव्य लक्षण निर्धारित किया गया है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, इसी को सर्वोत्तम काव्य जो है वो माना गया है। तो आचार्य जगन्नाथ का इनमें से कौन सा ग्रंथ है? तो आचार्य जगन्नाथ का इनमें जो ग्रंथ है वो है रस गंगाधर। रस समन्वित कविता को काव्य किनके द्वारा माना गया है? तो यहाँ पर देखिए हिंदी आचार्यों द्वारा जो काव्य लक्षण निर्धारित किए गए हैं उसमें है कि रस समन्वित कविता को काव्य किनके द्वारा माना गया है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा माना गया है। उसके बाद देखिए, काव्य को परिभाषित करते हुए काव्य में कल्याण एवं आनंद तत्व को समर्थन किनके द्वारा किया गया है? तो आनंद तत्व का समर्थन किनके द्वारा किया गया है? तो यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो काव्य को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था जो है वो रस दशा कहलाती है। और हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे ही कविता कहते हैं। तो ये परिभाषा जो है वो किनके द्वारा दिया गया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया है। काव्य में भाव शक्ति की अनिवार्यता किनके द्वारा स्वीकार की गई है? तो किनके द्वारा स्वीकार की गई है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा स्वीकार की गई है। तो उनके द्वारा दिया गया जो परिभाषा है वो क्या है? श्याम सुंदर दास के अनुसार काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद व चमत्कार की सृष्टि करे। तो इसलिए काव्य में भाव शक्ति की अनिवार्यता जो है वो जो है इनके द्वारा स्वीकार की गई है। काव्य को जीवन की आलोचना किनके द्वारा माना गया है? तो काव्य को जीवन की आलोचना जो है वो प्रेमचंद के द्वारा माना गया है। मुंशी प्रेमचंद जो है इसका सही उत्तर होगा। तो प्रेमचंद के विचार थे कि साहित्य जीवन की आलोचना है, चाहे वह निबंध के रूप में हो, चाहे कहानियों के रूप में या काव्य के रूप में, उसे हमारे जीवन की आलोचना और व्याख्या करनी चाहिए। तो इसलिए कि जीवन की आलोचना जो है वो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा माना गया है। काव्य में भाव सौंदर्य का महत्व किनके द्वारा स्वीकारा गया है? तो काव्य में भाव सौंदर्य का जो महत्व है वो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा स्वीकारा गया है, क्योंकि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने काव्य को परिभाषित करते हुए कहा है कि साहित्य से हमारा आशय उन विशिष्ट
और प्रतिनिधि रचनाओं से है जो किसी युग के भावात्मक जीवन का प्रतिमान होती है, जो समाज और सामाजिक जीवन को भली या बुरी दशा में ले जाने की प्रबल सामर्थ्य रखती है। क्योंकि उन्होंने क्या, किसी युग के भावात्मक जीवन, तो इसीलिए यहाँ पे भाव सौंदर्य का महत्व किनके द्वारा स्वीकारा गया है, तो नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा स्वीकारा गया है। उसके बाद देखिए क्या है कि अनुकरण को काव्य का मौलिक तत्व किनके द्वारा माना गया है। तो अनुकरण को काव्य का मौलिक तत्व, पहले जो है प्लेटो जो है वो अनुकरण के सिद्धांत को लेके आए थे। उसके बाद जो है अरस्तु जो है वो अनुकरण सिद्धांत को लेकर आए थे। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो अरस्तु का जो अनुकरण सिद्धांत है वो प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत की ही प्रतिक्रिया है। तो और दूसरे स्तर पर उनका विकास भी है। उनके अनुसार अनुकरण जो होता है वो हूबहू नकल नहीं है, बल्कि उसका पुनः प्रस्तुतिकरण है। तो इसलिए अनुकरण को काव्य का मौलिक तत्व जो है वो किसके द्वारा माना गया है, तो अरस्तु के द्वारा माना गया है। तो पाश्चात्य विद्वानों में वह कौन थे जिन्होंने छंदबद्ध रचना को काव्य माना है। तो छंदबद्ध रचना को काव्य किसने माना है, तो डॉक्टर जॉनसन ने माना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्चरत संगीत किनके द्वारा माना गया है। तो काव्य को उच्चरत संगीत जो है वो महाकवि कलाइल के द्वारा माना गया है। कविता को प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन किनके द्वारा माना गया है। तो प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा माना गया है। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो ये परिभाषा है वो काव्य लक्षण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है, पोएट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो फीलिंग, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। और ये परिभाषा जो है काव्य के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो काव्य प्रयोजन के संदर्भ में उल्लेखित किए गए 6 प्रयोजन जिनमें यश प्राप्ति आदि है, ये किनके हैं, तो ये आचार्य मम्मट के हैं। आधाचार्य भरत मुनि ने कितने काव्य प्रयोजन गिनाए हैं। तो भरत मुनि ने जो काव्य प्रयोजन गिनाए हैं वो है 9। स्वांतः सुखाय किनके द्वारा काव्य प्रयोजन स्वीकार किया गया है। तो स्वांतः सुखाय जो है ये तुलसीदास के द्वारा स्वीकार किया गया प्रयोजन है। इसके बाद हम शब्द शक्ति से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। शब्द की कितनी शक्तियाँ होती हैं। तो शब्द की जो है वो 3 शक्तियाँ होती हैं। कौन कौन है, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। तो शब्द की जिस शक्ति द्वारा केवल मुख्यार्थ का बोध हो वह क्या है, तो वह है अभिधा। अभिधा से केवल मुख्यार्थ का ही बोध होता है। और शब्द की जिस शक्ति द्वारा लक्ष्यार्थ का बोध हो वह है लक्षणा। और शब्द की जिस शक्ति द्वारा व्यंग्यार्थ का बोध हो वह क्या है, व्यंजना शब्द शक्ति। उसके बाद अभिधा के कितने भेद होते हैं। तो अभिधा के 3 भेद होते हैं। वो 3 भेद क्या है, रूढ़ि, यौगिक और योग रूढ़ि। प्रयोजन की दृष्टि से लक्षणा के मुख्य रूप से कितने भेद हैं। तो प्रयोजन की दृष्टि से लक्षणा के 2 भेद होते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति के कितने भेद हैं, तो व्यंजना शब्द शक्ति के 2 भेद होते हैं। वो क्या क्या है, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। तो शब्द शक्ति के ऊपर मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें मैंने इनके भेदों की बहुत ही विस्तृत रूप से चर्चा की है। तो यदि आप उनको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आराम से ही आप इन सारे प्रश्नों का जवाब जो है वो दे सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है वो देखिए, मुख चंद्र है में कौन सी शब्द शक्ति है। तो मुख चंद्र है में कौन सी शब्द शक्ति है, गौना,
लक्षणा जो है ये शब्द शक्ति है। तो गौना लक्षणा क्यों है? तो गौना लक्षणा किसे कहते हैं? जब गुण सादृश्य के आधार पर लक्ष्यार्थ का बोध होता है तब वहाँ पे गौणी लक्षणा होती है। कैसे होती है? देखिए, मुख चंद्र है तो यहाँ पर गुण मुख चंद्र है तो यहाँ पर जो है मुख्यार्थ में बाधा है, क्योंकि मुख्यार्थ से जो अर्थ निकलता है वो क्या है कि मुख जो है वो चंद्रमा है, लेकिन मुख तो चंद्रमा नहीं हो सकता है। तब वहाँ पे क्या लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है कि मुख जो है चांद के जैसा सुंदर है। तो ये जो यहाँ पे अर्थ लिया गया वो किससे लिया गया है? गुण सादृश्य के आधार पर, इन दोनों में गुण में जो समानता है उसके आधार पर लिया गया है, इसलिए यहाँ पे गौणी लक्षणा है। काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है? तो काव्य प्रकाश के रचयिता जो है वो मम्मट हैं। इन्होंने काव्य प्रकाश में ही काव्य लक्षण जो है वो निर्धारित किए हैं। उसके बाद देखिए, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग में कौन सी शब्द शक्ति है? तो ये जो पंक्ति है, काव्य पंक्ति है, इसमें सारोपा लक्षणा है। सारोपा लक्षणा देखिए किसे कहेंगे? जब किसी पद में उपमेय और उपमान दोनों का निर्देश करते हुए अभेद बताया जाए तब वहाँ पे सारोपा लक्षणा होती है। अब इस उदाहरण को देखिए, उदित उदयगिरी मंच पर, तो यहाँ पर उदयगिरी रूपी मंच है और रघुवर बाल पतंग राम रूपी प्रभातकालीन सूर्य है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि उपमा और उपमान दोनों ही यहाँ पर मौजूद है और दोनों के बीच अभेद बतलाया गया है, तो यहाँ पे क्या है? सारोपा लक्षणा है। उसके बाद जो अंतिम प्रश्न है वो देखिए, शरीरम तावादिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना काव्य की यह परिभाषा जो है वो किस आचार्य ने दी है? तो काव्य की ये परिभाषा दंडी ने दी है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और काव्य लक्षण की दृष्टि से भी ये जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब तक हम लोगों ने भारतीय काव्य शास्त्र के 40 प्रश्नों को देखा है। इन 40 प्रश्नों में हमने विशेष रूप से काव्य शास्त्र के 2 ही अंग जैसे काव्य लक्षण और शब्द शक्ति पर ही आधार बनाकर जो है ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है। तो इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न से आपको परीक्षा में ज़रूर ही लाभ मिलेगा, तो आप इसे देखिए और अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।